हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिला करके जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले, और भी थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और इट विल बी ईजियर फॉर यू टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन और एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। आप कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ में विद इन 24 आवर्स मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा। इट विल बी रिगार्डिंग द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ विच many of the private industries are offering, like Mercedes and Tata also. So I will be uploading that within 24 hours, that I can say. Okay, तो आज मूव करते हैं कास्टिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये पूरा का पूरा जो रहेगा वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। नाउ पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, पहले के लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कास्टिंग के टर्म्स क्या होते हैं, मोल्डिंग सैंड्स क्या होता है, देखिए ड्रैग क्या होता है, कोप क्या होता है, चीक क्या होता है। ठीक है, ड्रैग लोअर होता है, कोप अपर होता है, और चीक जो होता है बीच का होता है। पार्टिंग लाइन क्या होता है, जो दोनों को सेपरेट कर रहा होता है। मोल्डिंग सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस क्या करती है, रिफ्रैक्टिवनेस इज ऑल अबाउट विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। सो उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो विथस्टैंड कर सके हाई टेम्परेचर को। मोल्डिंग सैंड के अंदर क्या क्या रहेगा, मोल्डिंग सैंड के अंदर रहेगा सिलिका रहेगा, क्ले रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में रहेगा। अगर आपको हॉलो कैविटी चाहिए तो आप किसका यूज़ करते हो, कोर का यूज़ करते हो। अगर इसी कोर को आपको सपोर्ट करना है तो आप चैपलेट का यूज़ करते हो। स्प्रू जो रहता है वो पोरिन बेसिन से कनेक्टेड होता है, और कहाँ तक जाता है, वो जाता है आपका मोल्ड कैविटी तक जाता है। ठीक है, रनर जो रहता है वो कहाँ रहता है, वो स्प्रू और गेट के बीच में रहता है। गेट क्या होता है, जो एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टन रहता है, मोल्टन मटेरियल, दैट इज योर गेट। ठीक है, चिल क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रहता है जो कि कूलिंग को ज़्यादा इंक्रीज कर सके। राइजर क्या होता है, जो दूसरी तरफ ये वाला जो पोर्शन, दिस इज योर राइजर। राइजर क्या करता है, एक्ट एज रिजर्वॉयर एक्ट करता है। कि क्यों, क्योंकि जब जैसे जैसे मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर घुसता जाएगा, क्या होता जाएगा कि जो मेटल रहेगा, जो कास्टिंग रहेगी, वो श्रिंक होती चली जाएगी। तो उसको वापस से फिल करने के लिए, प्रॉपर डायमेंशन तक आपको जो चाहिए प्रोडक्ट फाइनल, वो करने के लिए आप राइजर का यूज़ करते हैं। वीडियो देख करके हमने कुछ चीज़ें समझी थी। उसके बाद मैंने बात किया था पोरिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग। पोरिंग टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा रखते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन वाला स्टेज रहता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग राइजर लगाते हैं, और सॉलिड की जो श्रिंकेज रहती है उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग पैटर्न में अलाउंसेस रखते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस देखा था, श्रिंकेज अलाउंसेस देखा था, लिक्विड एंड सॉलिड श्रिंकेजेस के बारे में डिटेल में देखा था। पैटर्न अलाउंस के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन सा पैटर्न, मतलब किस किस टाइप के मटेरियल कितना कितना उसमें अलाउंस रहता है। हमने कुछ चीज़ें और देखी थी कि एल्युमिनियम हैज़ मैक्सिमम लिक्विड श्रिंकेज, ब्रास हैज़ मैक्सिमम सॉलिड श्रिंकेज, कास्ट आयरन पॉजिटिव अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड, एंड सो ऑन। हमने अलाउंसेस के बारे में डिटेल में देखा था कि ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस क्या होता है, शेक अलाउंस क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है। मशीनिंग अलाउंस के बारे में हमने देखा था कि पॉजिटिव फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन एंड नेगेटिव फॉर इंटरनल डायमेंशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में हमने देखा था। इसमें स्पेशली हम लोग ने देखा था लोम सैंड के बारे में। लोम सैंड क्या होता है, लोम सैंड होता है 50% सिलिका और 50% क्ले। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने अभी तक देखा है। अभी इसी के बेस पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड इट विल बी मच मोर ईजियर। अगर आप अभी तक के प्रीवियस दोनों वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो दिस विल बी अ पीस ऑफ केक, आई वुड से। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइजर इज डिजाइन टू, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से ए दे रखा है, फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीजेस, freeze before the casting freezes, freeze at the same time as casting and minimize the time of pouring। देखिए मैंने बताया था राइजर एक्ट एज रिजर्वॉयर, किस लिए, जब कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग जैसे जैसे सॉलिडिफाई होता जाता है, राइजर क्या करता है, उसके अंदर मॉल्टन मेटल भेजता रहता है। तो जो पहला ऑप्शन है, फ्रीज आफ्टर कास्टिंग फ्रीजेस, जब तक कास्टिंग कंप्लीटली फ्रीज नहीं होगा राइजर फ्रीज नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रीज आफ्टर casting freezes, okay। So next question अगर देखते हैं, it was asked in mechanical 1988,
पहले से ही लेकर के चल रहा हूँ, थैंक्स टू वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसने सारे क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड किए थे मैसेज करने के बाद, थैंक यू सो मच। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस कंपनसेट द फॉलोइंग। देखिए कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न, प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न हमने कुछ देर पहले देखा था, जो ग्राफ था उसमें मैंने बताया था लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग राइजर लगाते हैं, और सॉलिड वाले श्रिंकेज को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वाले श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग पैटर्न में ही अलाउंसेस लगाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस जो होता है किसमें, पैटर्न में, वर्ड क्या है यहाँ पर, पैटर्न है। सो अगर पैटर्न में अगर हम लोग लगा रहे हैं तो कौन सा होगा, मैंने बताया था क्या, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। पैटर्न के लिए सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये आपका कंपेंसेट कौन करता है, राइजर कंपेंसेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, चिल्स आर यूज्ड इन मोल्ड। मैंने बताया था चिल्स क्या होता है, चिल्स और चैपलेट, चैपलेट सपोर्ट करता है कोर को, चिल्स क्या करता है, चिल्स कूलिंग रेट को इंक्रीज करता है। तो देखिए, अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लो होल, ब्लो होल एक तरीके का डिफेक्ट होता है कास्टिंग के अंदर, रिड्यूस द फ्रीजिंग टाइम, स्मूदन द मेटल फॉर रिड्यूसिंग स्पैटर, स्पैटर क्या होता है वो भी देखते हैं, रिड्यूस द फ्रीजिंग टाइम, ये सब है, ठीक है। सो देखिए चिल्स का जो यूज़ होता है एक्चुअल में वो होता है अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, एक प्रॉपर कूलिंग रेट प्रोवाइड करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका चिल्स क्या करता है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करता है। अब बात करते हैं स्पैटर की। अगर मैं स्पैटर का एक एग्जांपल लूँ तो लेट अस कंसिडर दिस इज द वाटर बॉटल। वैसे मैं गिराना तो नहीं चाहता बट चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अभी जो देखा आपने क्या हुआ, जैसे पानी इस पर गिरा, पानी इधर उधर छिट्टे मार करके गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए स्पैटर। ये स्पैटर में क्या होता है, स्पैटर में होता ये है कि जब आप मोल्टन मेटल को जब आप गिरा रहे होते हो कैविटी के अंदर, जब मतलब पोरिंग बेसिन के अंदर जब आप डाल रहे होते हो और कैविटी के अंदर जब जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, छिटकन जो होती है, जो छिटका आता है, छिटका ही कहेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पानी डाला, पानी का देखे होंगे इधर उधर गया होगा पानी के ड्रॉपलेट्स, दैट इज कॉल्ड ए स्पैटर, ठीक है। चलिए, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कास्टिंग में छोटे छोटे ऐसे क्या कहेंगे उसको कहेंगे डिफेक्ट कहेंगे, छोटे आउटर सरफेस पे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पैटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1989, 1 मार्क क्वेश्चन, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। देखिए हमने मोल्डिंग सैंड के बारे में बात किया था। मोल्डिंग सैंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। प्रॉपर्टी क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है आपका रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी रहती है, और उसके अंदर कंपोजिशन क्या रहती है, उसके अंदर कंपोजिशन रहती है सिलिका, क्ले एंड मॉइस्चर की, ठीक है, एंड मॉइस्चर की। तो इसमें क्या पूछा गया, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इसको बताने के लिए। ओके, देखिए मोल्डिंग सैंड जो हमारा आइडियल होना चाहिए दैट इज सिलिका सैंड होना चाहिए, उसमें 70 to 85%, क्ले जो होना चाहिए 10 to 20%, वाटर जो होना चाहिए वो 2 to 8%, एडिटिव्स जो होने चाहिए वो 1 to 4%। ना व्हाट इज एडिटिव, एडिटिव में क्या, एडिटिव में बाइंडर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, डेक्स्ट्रिन वगैरह का भी यूज़ करते हैं किसी किसी केसेस में। तो एडिटिव्स अलग चीज़ आ गई कि भैया उसको बाइंडिंग स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज कर सके, ताकि जो सैंड के जो ग्रेन है वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहे, बॉन्डिंग अच्छी खासी स्टैब्लिश हो सके, इसके लिए हम लोग एडिटिव वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती है मोल्डिंग केस के लिए, एक आता है परमिएबिलिटी, दूसरा आता है आपका फ्लोएबिलिटी, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी से आप लोग क्या समझते हैं, परमिएबिलिटी मतलब होता है कि परमिएट करना, परमिट करना, जाने देना, परमिट करना। तो मतलब क्या होगा कि परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कितना आसानी के साथ गैसेस एस्केप हो जा रही हैं, कहाँ से, मोल्डिंग सैंड से एटमॉस्फेयर की ओर। मतलब इतना ज़्यादा मैं टाइट नहीं रखूँगा किसको, मोल्डिंग सैंड को, एडिटिव इतना ज़्यादा मैं नहीं डालूंगा। अगर देखिए अगर एडिटिव ज़्यादा पड़ जाएगा तो क्या होगा, एडिटिव ज़्यादा पड़ जाएगा, लेट अस सपोज यहाँ पर सैंड है, इस सैंड के अंदर मैंने फेविकोल डाल दिया बहुत ज़्यादा, और फेविकोल डालने के बाद मैंने उसको पूरी तरीके से स्क्यूज कर दिया, पूरी तरीके से मैंने उसको दबा दिया, तो क्या होगा, तो इट विल बी लाइक हार्ड बॉल आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, ठीक है, इट विल बी हार्ड बॉल आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, आफ्टर फ्यू आवर्स और समथिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अगर मैं कास्टिंग करता हूं तो क्या होगा, उस सैंड में अगर कास्टिंग करूंगा तो उस सैंड की कास्टिंग अगर करूंगा तो उसकी परमेबिलिटी जो रहेगी वो कम हो जाएगी। परमेबिलिटी मतलब गैस को एस्केप करना,
जो गैसेस उसमें आएंगी भैया, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो इट विल रिलीज सम काइंड ऑफ गैसेस, और वो गैसेस एस्केप हो सके, मतलब निकल सके कहाँ से, कास्टिंग से, सैंड में, और सैंड से एटमॉस्फेयर की ओर, दैट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। एक इसके लिए फॉर्मूला आता है VH/PAT, ठीक है, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिमेन, आई वुड से, H इज द हाइट ऑफ दैट स्पेसिमेन इटसेल्फ, P इज योर पेरीमीटर, A इज योर एरिया, एंड T इज योर टाइम। सो परमेबिलिटी नंबर जो होता है वो मतलब क्योंकि स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइट लेते हैं, स्टैंडर्ड पेरीमीटर रहता है, स्टैंडर्ड एरिया रहता है, सो इट विल बी 3000.2 डिवाइड बाई T, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ, T विल बी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, दिस विल बी परमेबिलिटी नंबर, परमेबिलिटी नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, कोर्सर द ग्रेन ग्रेटर द परमेबिलिटी, कोर्सर द ग्रेन ग्रेटर द परमेबिलिटी, मतलब क्या हो गया, कोर्सर द ग्रेन, कोर्सर मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े अगर ग्रेन्स होंगे, बड़े बड़े अगर ग्रेन्स होंगे तो क्या होगा, उसके बीच में लेट अस सपोज ये बड़े बड़े ग्रेन्स है, अगर मैं इनको कांटेक्ट में ऐसे लाता हूँ, सो देयर विल बी सम गैप, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ गैप है, लेकिन यहीं पर अगर छोटा छोटा अगर ग्रेन लेंगे, छोटे छोटे ग्रेन लेंगे, तो उनके बीच का स्पेसिंग जो रहेगा वो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर स्पेसिंग विल बी रिड्यूस्ड। लेकिन कोर्सा ग्रेन में क्या होगा, कोर्सा ग्रेन में आपके पास स्पेसिंग ज़्यादा है, आपके पास स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, उस स्पेसिंग के चलते परमेबिलिटी क्या होगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर जो कर्व आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, मैंने वाई एक्सिस पे परमेबिलिटी है और एक्स एक्सिस पे आपका परसेंटेज ऑफ वाटर है। नाउ लेट अस कंसिडर अ केस, हमने क्या किया, हमने सैंड को लिया, उस सैंड के अंदर में हमने पानी डालना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं पानी डालूंगा तो पहले क्या होगा, पहले सैंड गीला होना शुरू होगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, सो वहां से लेकर के परमेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, वहां से परमेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट अगर मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर डाल दूंगा, बहुत एक्स्ट्रा, दैट इज 8% के ऊपर अगर मैं ले जाता हूं तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों परमेबिलिटी कम हो जाएगी, परमेबिलिटी कम इसलिए हो जाएगी, कीचड़ बन जाएगा ना भैया। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डाल दूंगा तो क्या होगा, आपस में ही ग्रेन्स क्या करेंगे, पूरी के पूरे एक बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे, और वो एक्स्ट्रा जो बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे उसकी वजह से क्या होगा, परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जो बीच का जो इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट मतलब दो ग्रेन्स के बीच का, ऐसे मान लीजिए, अब वैसे तो दो एटम्स के बीच का होता है, लेकिन अभी दो ग्रेन्स का कंसिडर, दो ग्रेन्स के बीच में वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस, और ये वाटर जैसे ऑक्यूपाई कर लेगा तो गैसेस को निकलने नहीं देगा। सो दैट्स वाई कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वाटर, अगर आप उसके एक्स्ट्रा ले जाते हैं वाटर के कंटेंट को, तो क्या होगा, परमेबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसी के साथ मोल्डिंग सैंड की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज योर फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी मतलब क्या होता है कि कितना आसानी के साथ सैंड जो है वो पैटर्न को अपने अंदर ढाल ले रहा है, या कितना आसान से सैंड फ्लो कर रहा है। फ्लो मतलब पानी वाला फ्लो नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। कितना आसानी के साथ आप सैंड को पैटर्न का रूप ले रहा है, उसको कंसिडर करेंगे फ्लोएबिलिटी। आप पानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं, लेकिन पानी वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसमें भी परसेंटेज ऑफ वाटर को अगर मैं धीरे धीरे करके इंक्रीज करूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो क्या होगा, फ्लोएबिलिटी जो रहेगी वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि अब सैंड, पहले देखिए, अगर आप नॉर्मल एक सैंड लीजिए, बाहर रेती जो आपकी पड़ी होगी उसको लीजिए, उसको मुट्ठी बंद करके ऐसे गिराना शुरू करिए, ठीक है, बहुत आसानी के साथ ग्रेन क्या होगा, जो सैंड के ग्रेन्स रहेंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, अगर आप उसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो क्या वो उतने ही स्पीड में गिरेंगे, नहीं, उतनी स्पीड में नहीं गिरेंगे, सैंड के ग्रेन उतनी स्पीड में नहीं गिरेंगे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, सैंड के ग्रेन की जो रफ्तार रहेगी वो कम हो जाएगी, दैट इज द फ्लोएबिलिटी जो रहेगी, उसका फ्लो करने की जो क्षमता रहेगी वो कम होती चली जाएगी। लेकिन जब आप पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसी मुट्ठी में अगर आप पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इस वक्त वाटर का भी जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया, और सैंड का जो कंटेंट रहेगा वो कम हो जाएगा, और सैंड का कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो वो पानी के साथ ही फ्लो हो जाएगा। सो बियॉन्ड 8%, कुछ बुक्स में 6 भी दिया है, आप परसेंटेज पे मत अटकिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि फ्लोएबिलिटी बियॉन्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज 8% और 6% इन सम बुक्स। सो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा, फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी में उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन वाज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। मैंने क्या किया, वाटर कंटेंट को इंक्रीज किया।
अगर मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या होगा, फ्लोएबिलिटी टू गो थ्रू अ मैक्सिमा, फ्लोएबिलिटी गो थ्रू अ मैक्सिमा। फ्लोएबिलिटी का कर्व कैसा था, फ्लोएबिलिटी का कर्व कुछ इस तरीके से था, है ना, और परमेबिलिटी का कैसे था, इस तरीके का था। मतलब क्या हो गया, फ्लोएबिलिटी का जो कर्व था दैट इज योर अपर पैराबोला, अपर साइड पैराबोला, एंड जो आपका परमेबिलिटी का कर्व था वो दैट इज डाउन साइड पैराबोला, ऐसे करके पैराबोला था, ठीक है। सो इंक्रीज इन वाटर कंटेंट फ्लोएबिलिटी टू गो थ्रू मैक्सिमम। अगर मैं बियॉन्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट ले जाता हूँ तो पहली बात फ्लोएबिलिटी का कर्व कैसा है, फ्लोएबिलिटी का जो कर्व रहेगा दैट इज अपसाइड पैराबोला, कुछ इस तरीके से। तो उसमें क्या आता है, मिनिमम पॉइंट आता है, तो क्या वो मैक्सिमा होगा, नहीं 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 नहीं, वो मैक्सिमा नहीं होगा। लेकिन देखिए परमिएबिलिटी टू गो थ्रू मैक्सिमा, परमिएबिलिटी का कर्व कैसा रहता है, इस तरीके से डाउन साइड पैराबोला, दिस इज डाउन साइड पैराबोला। तो ये जो टॉप पॉइंट रहेगा मैं वापस से आपको दिखा दूं, एक सेकंड मैं आपको वापस से दिखाऊं, सेम सिचुएशन में दिखा दूं। देखिए परमेबिलिटी का ये क्या होता है, डाउन साइड पैराबोला है। अगर डाउन साइड पैराबोला है तो यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। और फ्लोएबिलिटी में क्या है, दिस पॉइंट विल बी योर मिनिमम पॉइंट। तो फ्लोएबिलिटी क्या देगा, मिनिमम देगा, और परमेबिलिटी क्या देगा, मैक्सिमम देगा। दैट इज आप कर्व देख करके ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आए हम लोग वापस से क्वेश्चन पे, तो इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड कॉजेज, वाटर में क्या होगा, फ्लोएबिलिटी टू गो थ्रू मैक्सिमा, परमिएबिलिटी टू गो थ्रू मैक्सिमा। दिस विल बी योर करेक्ट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सो द बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज परमिएबिलिटी टू गो थ्रू मैक्सिमा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज नो रूम टेम्परेचर चेंज द टोटल श्रिंकेज अलाउंस ऑन अ पैटर्न, ठीक है। वापस से देखिए, नो रूम टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टोटल श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन अ पैटर्न, किसकी बात हो रही है, पैटर्न की बात हो रही है। पैटर्न को कंपेंसेट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, पैटर्न, मतलब पैटर्न किसके कंपेंसेट के लिए काम आता है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंपेंसेट करने के लिए पैटर्न में आप अलाउंसेस देते हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल, कंपोनेंट साइज एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिडिफाइड मेटल। देखिए अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बात किया है वहां पर कहीं पर भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड मेटल हमने यूज ही नहीं किया, ऐसा कोई टर्म यूज ही नहीं किया कि वहां पर हम लोग कोई अल्फा वगैरह का यूज कर रहे हो। कंपोनेंट साइज के बारे में हमने कोई भी बात नहीं किया। तो कंपोनेंट साइज के बारे में, भैया कंपोनेंट साइज कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन भैया क्या रिक्विजिट है उसके हिसाब से कंपोनेंट साइज जो है दैट विल बी ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर पोरिंग टेम्परेचर है और फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अब अगर आप वापस से उस कर्व में जाएं, जो कर्व मैंने दिखाया था आपको, ये वाला कर्व, यहाँ पर देखिए दिस इज योर पोरिंग टेम्परेचर, दिस इज योर फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड दिस इज योर एम्बिएंट टेम्परेचर। क्वेश्चन में क्या बोला है, एम्बिएंट टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो किस में चेंज आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन वापस से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है, व्हेन देयर इज नो रूम टेम्परेचर चेंज द टोटल श्रिंकेज अलाउंस ऑन अ पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो किसके इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि कहाँ की बात हो रही है, पैटर्न की बात हो रही है। पैटर्न में कंपनसेट करने, मतलब पैटर्न किसको कंपनसेट करता है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को। तो जो सॉलिड वाली लाइन थी वो किसके किसके बीच में थी, वो थी एम्बिएंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच में थी, ना कि पोरिंग टेम्परेचर के बीच में थी। सो इट विल बी इंडिपेंडेंट लिखा, नॉट डिपेंडेंट। क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल। नहीं सॉरी, इट विल बी पोरिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। पोरिंग के इंडिपेंडेंट रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन पोरिंग पर वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इन अ ग्रीन सैंड मोल्ड प्रोसेस यूनिफॉर्म रैमिंग, रैमिंग मतलब क्या होता है, मारना। दिस इज योर रैमिंग ऑपरेशन, दिस इज योर रैमिंग ऑपरेशन, नॉर्मल बेसिक रैमिंग ऑपरेशन। आप क्या लेते हैं, एक मैलेट लेते हैं, उससे आप लोग सैंड को ऐसे सैंड पर मारते हैं ताकि वो बढ़िया तरीके से बैठ जाए, उसके बीच का जो स्पेसिंग रहे वो कम हो जाए। तो देखिए क्या है, इन अ ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म रैमिंग लीड्स टू लेस चांस ऑफ गैस पोरोसिटी, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है गैस पोरोसिटी। यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मोल्टन इन द मोल्ड कैविटी। देखिए यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मोल्टन इनटू मोल्ड कैविटी ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका पोरिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ कास्टिंग एंड लेस कास्टिंग डिफेक्ट। देखिए आपको ए सी और डी दोनों तीनों चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया
मोल्डिंग सैंड की बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? मोल्डिंग सैंड की बेस्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है? रिफ्रैक्टिवनेस। लेकिन मैंने एक और चीज़ बताई कि मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप एडिटिव्स का यूज़ करते हो। तो एडिटिव्स का अगर आप यूज़ करते हो तो क्या होता है? गैस पोरोसिटी कम होती है। सो रैमिंग की वजह से गैस पोरोसिटी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होती, लेस चांस ऑफ गैस पोरोसिटी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड बी अगर देखो, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ, ये तो मैंने अभी बताया कि यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मॉल्टन, ये डिपेंड करेगा आपके पोरिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि आपने कुछ कास्टिंग बनाया बढ़िया, ठीक है, कास्टिंग को आपने एक पैटर्न बनाया, ठीक है, पैटर्न को आपने लगाया, लगाने के बाद आपने क्या किया, पैटर्न को निकाला और आपके पास एक कैविटी तैयार हो गई। अगर ये कैविटी के आसपास जो सैंड है अगर वो बढ़िया से नहीं चिपकी हुई होगी तो जो ऊपर से जो खौलता हुआ जो आपका मेटल आएगा, पिघला हुआ जो मेटल आएगा, वो क्या करेगा, वो गिरेगा और इस सैंड को तबाह करने की कोशिश करेगा आसपास से। तो जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब प्रॉपर डायमेंशन का मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो यूनिफॉर्म रैमिंग विल लीड टू ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ कास्टिंग। ठीक है, आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वापस से बात करते हैं, 1992 की बात करें, श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट श्रिंकेज वन। मैंने बताया था श्रिंकेज अलाउंस कब यूज करेंगे। हमने तीन तरीके के श्रिंकेज हमने बात किया था, कौन सा? लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। तो ये कौन सा? श्रिंकेज अलाउंसेस। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल ड्रॉप्स फ्रॉम पोरिंग टू फ्रीजिंग। यहां पर कौन सा? पोरिंग टू फ्रीजिंग है। नेक्स्ट कौन सा है? लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या? द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज ड्रॉप्स फ्रॉम फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर। कहां से कहां तक? फ्रीजिंग से रूम टेम्परेचर, फ्रीजिंग से रूम टेम्परेचर। और क्या? पोरिंग टू रूम टेम्परेचर। यहां पर है पोरिंग टू रूम टेम्परेचर, पोरिंग टू रूम टेम्परेचर। सो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा गया? श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न। ऑन पैटर्न कहां पर बात आ गई? पैटर्न की बात आ गई। किसकी बात आई है? पैटर्न की बात आई है। तो अगर पैटर्न की बात आई है तो पैटर्न पे हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सॉलिड श्रिंकेज। सॉलिड श्रिंकेज किसके किसके बीच में होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर के बीच में। फ्रीजिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर के बीच में। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेज ड्रॉप्स फ्रॉम फ्रीजिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। कोई ज़्यादा इसमें अभी तक जितना भी पढ़े बस उसी के हिसाब से है, कहीं पर भी ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्प्रू इन कास्टिंग इज टू। स्प्रू का प्राइमरी पर्पस क्या है? राइजर का प्राइमरी पर्पस क्या था? वापस से रिकॉल करते हैं। राइजर का प्राइमरी पर्पस वो था कि भैया जैसे जैसे वो श्रिंक करता जाएगा, क्या आपका कास्टिंग जो है, जब आप मॉल्टन मेटल कैविटी के अंदर जा रहा है तो वो रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है और वो एक्स्ट्रा मॉल्टन मेटल को कहाँ? कैविटी में सप्लाई करता है। सो प्राइमरी पर स्प्रू क्या करता है? स्प्रू भैया कनेक्टर का काम करता है। कहाँ से? पोरिन बेसिंग से लेकर के रनर तक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, फीड the casting at rate consistent with the rate of solidification, consistent with the rate of solidification। this consistent with the rate of solidification इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे वो कंपनसेट होता जाए वैसे वैसे वो फ्लो करता जाएगा, मतलब मॉल्टन मेटल फ्लो करता जाएगा जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होता जाएगा। पर ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तब होगी जब पोरिंग वाला जो आदमी रहेगा, जो पोर कर रहा होगा मॉल्टन मेटल, वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो एक्ट एज रेजरवायर फॉर मॉल्टन मेटल, ये रेजरवायर की तरह कौन एक्ट करता है? रेजरवायर की तरह राइजर एक्ट करता है। सो बोथ दीज ऑप्शंस विल बी रॉन्ग। फीड मॉल्टन मेटल फ्रॉम पोरिन बेसिंग टू गेट, द करेक्ट आंसर विल बी सी, फीड मॉल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू गेट। हमने यही अभी कुछ देर पहले देखा था, पिछले आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में देखा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीजेस विथ। हार्डनेस कब बढ़ती है? ठीक है, हार्डनेस मतलब क्या हो गया? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस जनरली क्या होता है? टू बियर अ स्क्रैच। हाँ, टफनेस क्या होता है? ब्रेकिंग पॉइंट वाला। ठीक है, सो ये सब आपके इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं। सो हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बियॉन्ड 6%। मैंने क्या बताया था? अगर 6%, या मैंने बताया था 6% और 8% कहीं ना कहीं किसी किसी बुक में दे रखा है, पर गेट पे देखिए क्या दे रखा है? 6%। तो अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट को 6% बढ़ाता हूँ, बियॉन्ड 6% ले जाता हूँ, तो क्या होगा?
अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट को 6% के बियॉन्ड ले जाता तो क्या होगा, तो परमिएबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी होगी, परमिएबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी क्या होगी, अगर मैं मॉइस्चर को बढ़ा रहा तो परमिएबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी डिक्रीज होगी, है ना। कर्व कैसा था, ऐसे था, ऐसे था, परमिएबिलिटी एक मैक्सिमम पॉइंट पर डिक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इंक्रीज करना, डिक्रीज इन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी डिक्रीज करना, और इंक्रीज इन बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। सो हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन परमिएबिलिटी, डिक्रीज इन परमिएबिलिटी। क्यों, परमिएबिलिटी मतलब क्या होगा कि आप गैसेस को मौका दे रहे हो, आप गैसेस को एस्केप होने का चांस दे रहे हो। जब परमिएबिलिटी कम होगी तो गैसेस कम एस्केप होंगी, और साथ में क्या रहेगा, जो आपका ग्रीन सैंड मोल्ड रहेगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन इज फ्रॉम 99 वंस अगेन, पुराना क्वेश्चन है मुझे पता है, बट आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आईआरसी प्रिपेयर कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, सो मेक श्योर टू प्लीज़ लाइक इट, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। आइए डील करते हैं क्वेश्चन को। लार्जेस्ट श्रिंकेज अलाउंस, लार्जेस्ट श्रिंकेज अलाउंस किसको प्रोवाइड किया जाता है, हमने देखा था पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले स्लाइड में कि लार्जेस्ट जो होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं आपके ब्रास को प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, ब्रास को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी ब्रास। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स, क्या करता है ग्रीन सैंड मोल्ड, मतलब क्या होता है कि भैया पॉलीमरिक मोल्ड है, मतलब कोई पॉलिस्टर वगैरह का यूज़ किया गया। मोल्ड जो कि पूरी तरीके से सूख गया है उसको हम लोग ग्रीन सैंड मोल्ड करें, या मोल्ड जो ग्रीन कलर का होता है, या मोल्ड कंटेन मॉइस्चर का होता है। तो जो भी मोल्ड जहां पर हम लोग मॉइस्चर का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर ग्रीन सैंड मोल्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, द करेक्ट आंसर विल बी डी। ये पूछा गया था 2011 में 1 मार्क का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मॉल्टन मेटल द ग्रेन इज द ग्रेन इन द कास्टिंग नियर टू मोल्ड, सॉरी टू से यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इन द कास्टिंग नियर टू मोल्ड वॉल, ठीक है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला चीज़ है, आप इसको सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश करूँगा ये वाला चीज़ समझाने की, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, पहले कुछ बातें समझते हैं इसके लिए। अगर कोई भी मेटल जो कि फेस चेंज कर रहा है या फेस चेंज कर चुका है लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अगर बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई है, किससे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से, जहाँ पर क्रिस्टल की ओरिएंटेशन चेंज होने लगती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। सो जहाँ पर जिस टेम्परेचर पे ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आने लगता है उसको हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग एक बॉक्स ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, एक बॉक्स ले रहे हैं। अब इस बॉक्स के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, हमने ग्रीन सैंड को डाला, हमने किसको डाला, ग्रीन सैंड को डाला। नाउ कंसिडर दिस, लेट अस कंसिडर दिस, ये हमारे पास पूरा का पूरा बॉक्स है, ठीक है। हमने इसमें ग्रीन सैंड डाला और ये जो है मोल्डिंग बॉक्स होता है। मोल्डिंग बॉक्स किसका होता है, ये पूरा मोल्डिंग फ्लास्क भी कुछ लोग कहते हैं, ये होता है आपका जनरली लोहे का रहता है, ठीक है, मेटल का ही रहता है, ठीक है। सो ये आपका मेटल हो गया और अंदर आप क्या भरते हो, अंदर आप पैटर्न रखते हो, पैटर्न रखने के बाद आप मोल्डिंग सैंड रखते हो, ये होता है पूरा प्रोसेस। तो होता क्या है कि जब भी आप कभी कास्टिंग को डालना शुरू करेंगे, मतलब मोल्टन मेटल को जब आप डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, मोल्टन मेटल को जब आप डालना शुरू करेंगे तो जिस आसपास की जो सैंड रहेगी उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम होगा। और जो कास्टिंग जो कैविटी के मतलब जो मोल्टन मेटल जो कैविटी के अंदर घुस रहा होगा उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जैसे ही वो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर जो कि पैटर्न या कैविटी के आसपास में जो मोल्डिंग सैंड है या जो सैंड है आपका, उस सैंड के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, वो जमना शुरू होगा, क्योंकि रैपिड टेम्परेचर कम हुआ है। रैपिड टेम्परेचर कम हुआ है तो क्या होगा, जो टाइम मिलेगा किसको, आसपास वाले ग्रेन को। नाउ लेट अस कंसिडर आई हैव अ बिस्किट, ये बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज योर मोल्टन कैविटी। अगर मान लीजिए ये कैविटी है, आप इसके आसपास पे क्या है, सैंड है, इसके आसपास पे सैंड है, मैंने ऊपर से मोल्टन मेटल गिराया, मोल्टन मेटल इसके अंदर जैसे पहुंचा तो इसके आसपास की सैंड में क्या होगा, इसके आसपास का ये वाला जो सैंड का पोर्शन है ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाली जो सैंड होगी, जो पहली लेयर होगी, उसको कम टाइम मिलेगा,
उसको कम टाइम मिलेगा। तो कम टाइम मिलेगा मतलब क्या हो जाएगा, कम टाइम मिलेगा मतलब कि वो जैसे ही उसने ग्रेन ने एक्सपैंड किया वैसे ही वो क्या होगी, फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब अब देखिए यहाँ पर जो वॉल है, इसके और इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस, जो आपने मॉल्टन मेटल गिरा है, इसके और इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लीजिए वो कितना होगा, करीब 1200-1300 होगा। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। लेकिन जब आप बात करेंगे इस लेयर की और इस लेयर की, तो इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस कम रहता है तो क्या होगा, जो ग्रेन्स रहेंगे वो आराम के साथ आगे बढ़ेंगे, जो ग्रेन्स रहेंगे वो आराम के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे और एक ही सिस्टमेटिक वे में अलाइन होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अभी 3-4 क्वेश्चन और डील करने हैं, तो प्लीज़ सॉरी टू से, बट आप ही लोगों के लिए। तो अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सबने साउथ इंडियन मूवी देखी होगी। साउथ इंडियन मूवी में क्या होता है, हीरो जो रहता है वो विलन को एक थप्पड़ मारता है और विलन नीचे गिरता है, फिर बाउंस करता है, फिर इधर गिरता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, पावर डिफरेंस बिटवीन द हीरो एंड द विलन जितना ज़्यादा रहता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, उतना ज़्यादा विलन के अंदर, मतलब मार खाने के बाद विलन क्या रहता है, वहीं का वहीं गिरा रहता है ना, पड़ा रहता है, हिल नहीं पाता है। इसका मतलब क्या होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस या पावर डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, जो ग्रेन्स रहेंगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। अगर बढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बढ़ नहीं पाएंगे तो वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। सो फ्रीज हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, वो इट विल बी फाइन एंड ऑर्डर्ड, इट विल बी फाइन and ordered. So this was asked in 2018 and it was it was one of the, I would say, tricky question जो कि पूछा गया था 2018 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fluidity of molten metal, the fluidity of molten metal of cast alloys increases in freezing range, surface tension. This is also again a factual question. फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टन मेटल, फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टन मेटल कब बढ़ेगा, जब उसका भैया सरफेस टेंशन या डिग्री ऑफ सुपर हीट। सोच करके देखिए क्या होगा, ये रहेगा सरफेस टेंशन जब बढ़ेगा। वैसे कई के सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन दे रखा है, कुछ कुछ और बुक्स आप देखेंगे उसमें डिग्री ऑफ सुपर हीट दे रखा है, लेकिन जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी योर सरफेस टेंशन इटसेल्फ। ठीक है। द पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम विच रेगुलेट्स द रेट ऑफ पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, रेट ऑफ पोरिंग किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ पोरिंग, जिस रफ्तार के साथ मोल्टन मेटल को पोर किया जा रहा है, जिस रफ्तार के साथ मोल्टन मेटल को पोर किया जा रहा है, वो किसका पार्ट, गेटिंग सिस्टम का पार्ट। किसका पार्ट है, गेटिंग सिस्टम का पार्ट है। देखिए दो चीज़ें आ गई, गेट सिस्टम, गेट कहाँ लगा होता है, गेट जहाँ पर मोल्टन मेटल एंटर कर रहा होता है कैविटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ गेट, उसी से रिलेटेड गेटिंग सिस्टम है। तो गेटिंग सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट, उसमें और भी है, रनर भी है, ये सब भी आते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट ऐसा है जो रेगुलेट करता है रेट ऑफ पोरिंग को, दैट इज योर चोक, दैट इज योर चोक। द करेक्ट आंसर विल बी चोक। चोक के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए ये देख लीजिए कि चोक क्या, चोक है, चोक क्या करता है, रेगुलेट करने के काम में आता है। ठीक है। चोक वाल्व भी होती है हम लोग के आपके गाड़ियों में होती है, गाड़ियों में चोक लेते हैं ना। चोक क्या करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कम एयर फ्यूल मिक्सचर को किसमें, कार्बोरेटर में भेजने का काम करता है, दैट इज चोक। सिमिलर वे में वो कास्टिंग में भी एक एक्ट करता है, हम लोग आगे आराम से देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैंड कास्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टन मेटल इंक्रीजेज विद, किसकी बात हो रही है, फ्लूइडिटी की बात हो रही है, किसकी, मॉल्टन मेटल की। सो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फ्लूइडिटी ऑफ मॉल्टन मेटल, लेकिन ऑप्शन में देखिए डिग्री ऑफ सुपर हीट दे रखा है, पोरिंग गेट दे रखा है, पोरिंग रेट दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज और इंक्रीज इन सैंड ग्रेन साइज। ठीक है, वापस से यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आई थी, लेकिन जो करेक्ट आंसर जो आया था दैट विल बी इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मोल्ड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मोल्ड क्यों, क्योंकि क्या होगा, जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी मोल्ड की, उतना ही ज़्यादा रफ्तार के साथ वो हीट को बाहर फेंकना शुरू करेगा कैविटी से बाहर की ओर। ठीक है, जब वो बाहर की ओर फेंकना शुरू करेगा तो क्या होगा, जो फ्लूइडिटी रहेगी वो मोल्टन मेटल की बढ़ जाएगी। हम लोग आगे आराम से देखेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में, आप ये मत समझिए कि मैं भगा रहा हूँ। अभी फिलहाल आप लोगों को एक गो थ्रू हो जाए कि कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई एम डीलिंग विद, इट इज पीआई प्रोडक्शन आई एंड इंडस्ट्रियल, आई थिंक सो यही नाम है, मैंने कभी दिया नहीं पेपर, 2003 का। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मोल्ड। हमने देखा था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, सैंड मोल्ड की, नॉट अ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को इसीलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कई बार नॉट लोग नहीं पढ़ते हैं। सो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मोल्ड,
देखिए कोलैप्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी, ये तीनों के तीनों जो प्रॉपर्टी हैं ये आपकी किसकी रहती है, सैंड मोल्ड की रहती है। लेकिन जो परमिएबिलिटी रहती है दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मोल्ड, प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मोल्ड। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है कि कितनी आसानी के साथ आप एक सैंड मोल्ड को तोड़ करके वापस से तोड़ सकते हो, वही दैट इज कोलैप्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ और फ्लूइडिटी, ठीक है। चैपलेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन मोल्ड, चैपलेट्स को किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, मैंने बताया था कोर को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रमोट्स डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, चिल्स यूज होता है। प्रिवेंट कोर मूवमेंट ड्यू टू बॉयंसी, हाँ ठीक है, ठीक है। और फैसिलिटेट इजी रिमूवल ऑफ कोर फ्रॉम कास्टिंग, नहीं इजी रिमूवल ऑफ कोर के लिए नहीं होता, लेकिन क्या होता है कोर की मूवमेंट को या कोर को सपोर्ट करने के लिए काम में आता है। कब, जब कास्टिंग भर रहा होता है, मतलब मोल्टन मेटल जब भर रहा होता है तो क्या होगा, कोर को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, चैपलेट काम करता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मॉल्टन मेटल द ग्रेन्स इन द कास्टिंग नियर टू द मोल्ड वॉल, ये शायद मैंने डील कर चुका, इट इज फाइन एंड ऑर्डर, ये वापस से मैंने लिख दिया था, गलती हो गई होगी आई थिंक सो, ठीक है। तो आई थिंक सो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। विद इन 24 आवर्स मैं कुछ इंटर्नशिप वगैरह की अपडेट्स लेकर के आऊँगा, सो मेक श्योर बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक कर दीजिए। और अगर पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ये कहूँगा कि पिछला 2 वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक करिए, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलिए और साथ में मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। और मैं चाहूँगा कि कुछ कुछ जो इंटर्नशिप है दैट कुछ कुछ क्या मैक्सिमम इंटर्नशिप जो है वो आपके रेज्यूमे को रिक्वायर्ड करती है, और अब मैक्सिमम लोगों ने अभी तक रेज्यूमे भेजा नहीं है। सो मैं वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेक श्योर करिए कि अपना रेज्यूमे बनाइए। आप लोगों के एग्जाम्स अगर खत्म हो चुके हैं सो इट्स नॉट अ टाइम टू वेस्ट, यू नो, मुझे पता है घर जाने की जल्दी रहती है, घर पहुंच जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये समय ना मिलेगा दोबारा, दिस टाइम विल नेवर कम बैक। सो मेक श्योर करिए कि आप घर पर भी है तभी अपने रिज्यूमे वगैरह पर काम करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट कम से कम करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड नाइट, ठीक है। आराम से सोइए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इस गर्मी के टाइम में पानी ढेर सारा पीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कास्टिंग के बारे में, कास्टिंग से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था 2 से 3 घंटे में कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, अभी देखिए केवल डेढ़ घंटे हार्डली कंप्लीट हुए हैं। सो 1.5 घंटे के अंदर अंदर में हमने कास्टिंग का मैक्सिमम पोर्शन लगभग कवर कर चुका है, लगभग आई वुड से 30% पोर्शन कवर कर चुका है। बाकी आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो कास्टिंग के ऊपर ही रहेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ और डाउट है, कोई और सब्जेक्ट आप चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वो भी आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी गुड नाइट।